हेलो व्यूअर्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने क्योंकि जंग के बादल, जंग के साए मंडला रहे हैं हमारे सरों पे। अब तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि इनकर्जन्स आर इमिनेंट फ्रॉम इंडिया। और इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया है, जो जर्नैल हैं वहाँ के, वो तो खैर बहुत ही शोर मचाए हुए हैं कि हमें बदला लेना है, हम सज़ा देंगे, हम नीस्त व नाबूद कर देंगे, हम घुस के मारेंगे। ये रिटॉरिक्स इंडिया में तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सी सेन वॉइसेस भी हैं जो कि हमारे बड़े अच्छे दोस्तों की हैं। मैं थोड़ा इस पर डिस्कस करना चाहूँगा कि हो क्या सकता है ये जंग 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 का जो एक राग अलापा जा रहा है। आज वैसे क्वाड्रोन, उनका एक जासूसी तैयारा था छोटा सा, जो पाकिस्तान ने फेंक दिया मार के। और भी इंकर्जन्स हो सकती हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकता है। याद रखिए 2001 में पार्लियामेंट में हमला हुआ था भारत की। उस हमले के नतीजे में एक ऑपरेशन शुरू हुआ और वो कोल्ड स्टार्ट कहा गया, यानी कि ऑल आउट वॉर तो ज़ाहिर नहीं हो सकती थी। न्यूक्लियर वेपन्स हैं दोनों के पास, दोनों तुले बैठे हैं कि कहीं भी बटन दबा के हम दिल्ली को या लाहौर को खुदा न खास्ता भस्म कर देंगे, और लिहाजा न्यूक्लियर वॉर तो नहीं हो सकती थी। तो 2001 में कोल्ड स्टार्ट का एक डॉक्ट्राइन पेश किया गया। उस डॉक्ट्राइन के तहत ये था कि आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी करेंगे, कुछ मूवमेंट करेंगे, कुछ मोबिलाइजेशन करेंगे फोर्सेस की, सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, ठिकानों पे हमले करेंगे, बॉर्डर पे फायरिंग वायरिंग हुआ करेगी। तो इस तरह से एक दूसरे पे बर्तरी हासिल करने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की या एक दूसरे का नुकसान करने की एक कोशिश होगी, और जितना ज़्यादा टीज़ किया जा सके। उस आपको याद होगा 2002 में फिर बॉर्डर पे फ़ौजें खड़ी भी हो गई थी आके। फिर खैर अटल बिहारी वाजपेयी और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हाथ मिलाया तो मामला सीधा हो गया। लेकिन उसमें मुझे याद है एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़, एलन वुड्स आए हुए थे पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि ये जो बॉर्डर पे फ़ौजें लगी हुई थी 2002 में, ये किसके कहने पे पीछे हटी? बिल के कहने पे। अरे नहीं नहीं, बिल क्लिंटन के नहीं, बिल गेट्स के कहने पे। तो याद रखिए बहुत कुछ है, न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। अब कोल्ड स्टार्ट भी हो सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है, मोबिलाइजेशन भी हो सकती है। इंडिया 2001 में क्या हुआ था? 2001 में इंडियन फोर्सेस को बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग गया था। अब तो जाहिर है बहुत सी तरक्की की है इंडिया में, बहुत से वॉरशिप्स बन रहे हैं, बहुत से न्यू वेपन्स बना रहा है इंडिया, खुद बना रहा है। इंडिया के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिका की मुखालफत के बावजूद उसने रशिया से लिया और वो इंस्टॉल कर चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। फ़ौज में भी ज़ाहिर बहुत सी बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया की बहुत सी कमज़ोरियाँ भी हैं। एक बहुत बड़ी कमज़ोरी मोबिलाइजेशन ही की है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब चाइना के साथ उनके हालात ख़राब हुए थे, उस वक्त से लेकर पिछले 4 बरस से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स तैनात हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर पे। ज़ाहिर है उनका खाना पीना, उनके लिए कुमक पहुंचाना, उनका देखभाल करना, उनका ख्याल रखना, उसके लिए बहुत सा पैसा खर्च हो रहा होता है। तो इंडिया वहाँ भी एंगेज रखे हुए है अपनी फ़ौज को बहुत ज़्यादा। इसलिए बहुत सी फ़ौज को मोबिलाइज़ करना, छेड़ना। फिर इंडिया में बहुत सी तहरीकें भी चल रही हैं, हमें बात भी सोचनी चाहिए। तहरीकें चल रही हैं, बदअमनी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ भी इंडियन फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, तो बहुत आसान नहीं है मोबिलाइज़ करना फोर्सेस का। जो कोल्ड स्टार्ट का डॉक्ट्राइन पेश कर देना तो आसान है, लेकिन कोल्ड स्टार्ट को हाउ टू ब्रिंग इट इनटू रियलिटी, ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है, इंडिया के लिए भी आसान नहीं है। अच्छा, मोबिलाइजेशन भी हो गई, बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गया, कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास क्या है करने के लिए? ये भी याद है कि पिछले दिनों राफेल तैयारे भी लिए हैं, 36 राफेल तैयारे भी लिए हैं इंडिया ने, 26 और भी आ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ है। लेकिन इंडिया कोल्ड स्टार्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर सकता है? अब मैं ये बात एक पाकिस्तानी की हैसियत से नहीं कर रहा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सब कॉन्टिनेंट के एक बाशिंदे की हैसियत से। आप कोल्ड स्टार्ट की तरफ जाएंगे तो आपका मुखालिफ क्या करेगा? उसके पास न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज वेपन्स हैं। जो कहा गया था, हमारे एक हुआ करते थे मिनिस्टर हुआ करते थे शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा था 125 से 250 ग्राम के न्यूक्लियर वेपन्स, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं। पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं,
वो होता है कि अगर आप कोई सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ जाते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत मोबिलाइजेशन की तरफ जाते हैं, अगर आप फोर्सेस को बॉर्डर के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं, तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए अटैक करते हैं आप पे। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करना बहुत, और प्रिसीजन के साथ इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है। वो आज तक हुआ नहीं है। वो इनके पास मौजूद ज़रूर है, लेकिन इन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किए। अब अगर ये इस्तेमाल करते हैं इंडिया के ख़िलाफ़, तो क्या होगा, उसका बैकलैश क्या होगा, उसके असरात क्या होंगे, क्या हम वो प्रिसीजन के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो कितना नुकसान करेगा, क्या वो उनकी जो मूवमेंट है वो आसान होगी, वो मिसाइल के ज़रिए यूज़ किए जाएंगे, ड्रोन्स के ज़रिए यूज़ किए जाएंगे, ये जंगी जहाज़ों के ज़रिए यूज़ किए जाएंगे। ये सारे सवाल तशना है, मैं नहीं जानता, ये कोई डिफेंस एनालिस्ट ही बता सकते हैं या कोई मिलिट्री इक्विपमेंट के बारे में जानने वाले लोग बता सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये आसान नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे याद आ रही है नोम चॉम्स्की की बात। उसने कहा था ये जो जदीद दुनिया है, ये जो पोस्ट मॉडर्न दुनिया है ख़ास तौर पे, इसके सामने दो बड़े मसाइल हैं। एक तो न्यूक्लियर वेपन्स ज़ाहिर है, दूसरा है क्लाइमेट, ये जो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं। पाकिस्तान और इंडिया अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का बिल्कुल इदराक नहीं कर रहे। इस बात को आप छोड़िए कि पॉवर्टी का, गुर्बत का, 800 मिलियन लोग राशन पे हैं भारत के अंदर। पाकिस्तान में भी उतनी गुर्बत है। 500 मिलियन लोगों के पास टॉयलेट की सहूलियात नहीं है भारत के अंदर। पाकिस्तान में भी ऐसी ही गुर्बत है। और दोनों मुल्क इस बात का इदराक नहीं कर रहे। दोनों मुल्क इस बात का इदराक नहीं कर रहे कि इन्हें नेचर ही तबाही की तरफ लेके जा रही है। हमें नेचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ये जो हिमालयाज़ हैं, ये जो बर्फ़ है बहुत ज़्यादा हिमालयाज़ पे, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, गर्मी की वजह से पिघल रही है बर्फ़। जहाँ कभी 7 फुट बर्फ़ पड़ा करती थी, वो 3-3 फुट बर्फ़ पड़ रही है। बहुत सा पानी आ भी रहा है, बहुत सा पानी ज़ाया भी हो रहा है, ज़ाया हो जाएगा। शिद्दत बढ़ रही है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पानी के ऊपर लड़ाइयाँ शुरू होनी है। ये कोई नई बात नहीं है। ईरान की इराक़ के साथ शत्रुल अरब पे पानी के लिए लड़ाई थी। इजिप्ट की नाइल पे सूडान और इथोपिया के साथ लड़ाई थी। ये जो इज़राइल है, इज़राइल पानी ही की वजह से तो अब कब्ज़ा करना चाह रहा है फ़लस्तीन पे। कि पानी बड़ी अहम ज़रूरत है और हमारे पास बहुत सा पानी है, बहुत सी बर्फ़ है, बहुत कुछ है, लेकिन हम अपने क्लाइमेट का ख्याल ही नहीं कर रहे। आप ये ना समझिए कि मैं इस वक्त, जबकि जंग के बादल मंडला रहे हैं हमारे सर पे, रिटोरिक्स, बयानबाजियाँ और वॉर हिस्टीरिया, ये वॉर हिस्टीरिया मैं पहले भी पिछली वीडियो में कह चुका हूँ कि ये कुछ रियासती अदारों को या हमारे कुछ सियासतदानों को, कुछ नेताओं को बहुत सूट करता है। जैसे कि बार बार हवाला दिया जा रहा है कि मोदी जी बिहार गए, बिहार जाके कह रहे हैं मैं सज़ा दूंगा, कोने में जहाँ छुपेंगे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो बिहार में वोट लेने के लिए कर रहे थे। बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं नहीं लगा रहा, इंडियन जर्नलिस्ट लगा रहे हैं इल्ज़ाम। फिर कुछ इस तरह की जो भी पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ने भी इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ था उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है और नेबरिंग फैक्टर इन्वॉल्व है, रीजनल फैक्टर इन्वॉल्व है। तो किस इशारा कहाँ है? आपके सामने है ये सारा इशारा। फिर पाकिस्तान मज़ीद इल्ज़ामात भी लगा रहा है। तो इल्ज़ामबाजी भी चलेगी, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी चलेगा, बयानबाजी भी चलेगी, रिटोरिक्स भी चलेगी। लेकिन इस सब के अंदर मेरा ख़्याल है हम बहुत सी अहम चीज़ें मिस कर रहे हैं जो हम मिल के ठीक तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फिर दोहराऊँगा, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन इस वाक़े की और इसके परपिट्रेटर्स को पकड़ने की। 2000 लोग पकड़ लिए, 175 लोग पकड़ लिए, उनके घर तबाह कर दिए कश्मीरियों के। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा आपको। फ़ौजें कहीं बैठ के इस तरह के मसाइल हल नहीं कर सकती। आवाम में जाना पड़ेगा, उन्हें अपना बनाना पड़ेगा, उन्हें एतमाद में लेना पड़ेगा। ये मैं इंडियन से कह रहा हूँ। हम आते रहेंगे जब तक ये रिटोरिक्स, ये बयानबाजी और ये वॉर हिस्टीरिया, ये सरमायादाराना जमहूरियतों के जो अल्लल्ले तलल्ले हैं, जब तक ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। वेरी सॉरी टू से, मैं इतनी सख्त ज़बान बोलने का आदी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है, इसलिए सब कुछ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। हम अपने हिस्ट्री पे, हेरिटेज पे, लाहौर पे, दूसरे इलाक़ों की वीडियोज़ भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन यहाँ भी आपको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस मिट्टी के ख़मीर से बने हुए हैं। आप ही के दोस्त हैं। थैंक यू सो मच।